Hey everyone, this is Preetika. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीतिका। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक का वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ आर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं सुना है तो आप जल्दी से जाकर पार्ट 1 को सुन लीजिए। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 के अंदर यहाँ तक कवर कर लिया था कि जो हमारी क्रॉप्स होती है उसके 2 टाइप्स होती हैं, खरीफ एंड राबी क्रॉप्स। तो अभी हम पढ़ने हैं 1.2 से बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन से। तो मुझे क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन। पैडी होती है चावल, कहते हैं जो चावल हम उसको सर्दियों के मौसम के अंदर क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो पहली उसका आंसर देती है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन दी रेनी सीजन। मतलब जो चावल है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसीलिए उसको हम सर्दियों के मौसम के अंदर नहीं उगा सकते हैं। नाउ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक अच्छी क्रॉप को उगाने के लिए एक फार्मर को बहुत सारे अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है और उन टास्क का एक अलग अलग सेपरेट टाइम होता है। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। कहते हैं ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल वैसी होती जैसे आप अपने घर पर भी करते हो। अगर आप किसी प्लांट्स को ग्रो करते हो या फिर आप गार्डनर के थ्रू करवाते हो ग्रो। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और इन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और जिनका वो नीचे जो लिस्ट किया गया, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट मीन्स कि मिट्टी को तैयार करना ताकि हम उसके अंदर एक अच्छी क्रॉप को ग्रो कर सकें। आफ्टर डेट सोइंग यानी उसके अंदर बीज को डालना। आफ्टर डेट एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, उसके अंदर मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर को ऐड करना। देन इरिगेशन, हम इस चैप्टर के अंदर 2 तरह के इरिगेशन सिस्टम पढ़ेंगे, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, क्या होता है ना जो हमारी क्रॉप उगाते हैं उसके अंदर कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं और फिर अनवांटेड प्लांट्स की कटाई करने को कहते हैं वीडिंग प्रोसेस, जो कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स के अंदर आता है। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग यानी कि फसलों की कटाई करना। देन स्टोरेज, फसलों को स्टोर कर कर रख लेना ताकि हर एक शॉप के ऊपर पहुँचाया जाए ताकि वो कंज्यूमर तक पहुँच जाए। नेक्स्ट 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि किस तरह से मिट्टी को तैयार करते हैं। द प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को उगाने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। बेसिकली करा क्या जाता है इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रोसेस का, इसके अंदर क्या होता है मिट्टी को लूज किया जाता है, थोड़ा सा ढीला किया जाता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल। ये जो क्या करता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किसके अंदर मदद करता है कि जो रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर तक जा पाएँ। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deeper into the soil। जो लूज सॉइल होती है वो रूट्स को नीचे तक जान देती है और नीचे से भी वो अच्छे से ब्रीथ कर पाए, इसको हेल्प मिलती है। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? फिर पूछ रहे हैं कि क्यों जो मिट्टी को हम ढीला करते हैं उससे अच्छे से जो है रूट्स ब्रीथ कर पाते हैं। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। इसका आंसर है कि जो लूजन ढीली मिट्टी होती है उसके अंदर इजीली जो ग्रोथ हो जाती है हमारी अर्थवॉर्म्स की, माइक्रोब्स की, जो मिट्टी के अंदर होते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजनड। कहते हैं जब मिट्टी लूज कर दी उसके अंदर अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर वो जो अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स होते हैं ना फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। कैसे होते हैं कि उनकी जो मिट्टी को ना एक तो लूजन करने के अंदर हेल्प करते हैं और उसको ह्यूमस भी देते हैं मिट्टी को। अब ये फिर एक और क्वेश्चन आ गया, कहते हैं व्हाट वाई, पर क्यों जो सॉइल है उसको लूज करना पड़ता है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल। आपने कहते हैं अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा कि जो मिट्टी है उसको मिनरल्स चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो हमारे हो गए अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारे डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं किसके थ्रू, सॉइल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है
दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कौन अब्जॉर्ब करता है? प्लांट। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. मिट्टी को टर्निंग एंड लूजनिंग करने से जो मिट्टी है उसके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन रिच बन जाती है एक तो वो, और जो न्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर उसकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे एक अच्छी क्रॉप ग्रो हो पाती है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is be done by using a plow. जो मिट्टी को लूज करते हैं हम तो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है प्लो की हेल्प से। प्लो एक इम्प्लीमेंट है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लोज होता है वो लकड़ के और आयरन के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेल ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा रूखी सी है, ड्राई सी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर सबसे पहले पानी डालना पड़ेगा प्लो करने से पहले। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। कहते हैं जो अगर मिट्टी के अंदर कुछ क्रम्स है ना, मतलब मिट्टी के टुकड़े से, तो उसको भी तोड़ना ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अच्छा, अगर हम मिट्टी को लेवल कर दें कि अगर एक सार कर दें, बिल्कुल उसके अंदर क्रम्स ना हो, ऐसे बिल्कुल एक सार कर, तो उससे क्या होता है? एक तो बीज डालना अच्छे से, बीज अच्छे से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और इरीगेशन सिस्टम भी अच्छे से हो पाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो मिट्टी को लेवलिंग किसकी हेल्प से करते हैं? वो करते हैं लेवलर की हेल्प से। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistured before sowing. कभी कभार क्या होता है कि जो मैन्योर है वो ऐड किया जाता है बिफोर टीलिंग से, और ये क्या करता है? ये हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग की मैन्योर की सॉइल के साथ। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को भी हम रीड करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. कहते हैं बीजों को बोने से पहले जो सॉइल के अंदर के क्लम्प्स होते हैं उसको तोड़ना ज़रूरी होता है, और इसको हम किसकी हेल्प से करते हैं? इसके लिए हमें टूल्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि प्लो, होए, कल्टीवेटर। प्लो क्या होता है? तो प्लो होता है दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल। ये जो प्लो है ना, पुराने समय के अंदर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर मिट्टी को टीलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप में, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। जो प्लो होता है ये लकड़ी का बना होता है, जिसका पिक्चर गिवन है, इसकी पिक्चर ऑफ प्लो, और इसके आगे जो है दो बल्दों की जोड़ी लगी होती है। आजकल ये नहीं लगे होते हैं, पुराने ज़माने में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आजकल बहुत कम हो गया इनका यूज़। देन इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशर। इसके पास होता है एक स्ट्रॉन्ग सी ट्रायंगुलर की आयरन स्ट्रिप होती है जिसको कि प्लोशर कहते हैं। The main part of the plow is a long log of wood which is called plow shaft। जो इसका मेन पार्ट होता है प्लो का, जो कि लकड़ी से बना होता है, उसे प्लो शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल होता है वन एंड पे शाफ्ट का। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बल्ब्स नेक्स ऑन पेयर ऑफ बल्ब्स and a man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. अभी आज के ज़माने में क्या हो रहा है? जो लकड़ी का प्लो था उसकी जगह जो लोग आयरन के प्लो को यूज़ करने लग गए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, न्यू वेज आते जा रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे होए के बारे में। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। अभी जो हो है ऐसा औजार होता है, इम्प्लीमेंट होता है जिसको हम वीड्स को हटाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको लूसनिंग ऑफ सॉइल के लिए भी यूज़ किया जाता है।
इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, इसके आगे एक लॉन्ग रोड होता है लकड़ी का और आयरन का। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इसके एक एंड के ऊपर जो है फिक्स की जाती है एक आयरन की, आप कह सकते हो कुछ प्लेट की तरह, और वो क्या करती है आगे इसको एक ब्लेड की तरह वर्क करने में हेल्प करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये आपका होय, आप देख सकते हो इसकी पिक्चर होय की। ये प्लो की थी और ये होय की हमारे। इसका पार्ट्स देख सकते हो, इसकी ग्रिप हो गई, ये बेंट प्लेट है, ये रोड है, ये बीम है, ये हैंडल है। अब हम पढ़ेंगे कल्टीवेटर के बारे में। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। लेकिन जब भी हम यूज़ करते थे ना, हमारे जो पुराने इम्प्लीमेंट्स थे, ये वाला प्लो हो गया या फिर होय हो गया, इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए ट्रैक्टर की सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है काफ़ी सारे रोज एक बारी के अंदर ही हो जाती है कंप्लीट। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। कहते हैं आज के समय में जो प्लोइंग ज़्यादातर जो ट्रैक्टर की हेल्प से की जाती है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, इसके अंदर का एक तो लेबर सेव होती है, मतलब ज़्यादा जानों की जरूरत पड़ती नहीं है, एक जने करता है फटाफट से ट्रैक्टर से कर देता है काम, और टाइम की बचत होती है। क्योंकि अगर हम ये इन इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करेंगे तो देखो आप कितने समय के अंदर कितना ज़्यादा समय लग जाएगा और लेबरर्स की वजह जरूरत पड़ेगी। बट अभी क्या होता है, इसको एक जना ही कर सकता है। अभी हम पढ़ेंगे सोइंग, बीज को बोना। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप। एक क्रॉप को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोइंग, क्योंकि बीज नहीं डालेंगे तो फसल कैसे उगेगी। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अभी बीज डालने से पहले आपको पता करना पड़ता है कि कौन सी अच्छी क्वालिटी के बीज है और क्लीन है, साफ़ सुथरे हैं, हेल्दी हैं, कीड़ों के द्वारा उन बीजों को नहीं खाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छे बीज डालोगे, नेचुरल सी बात है, फिर ये अच्छी फसल आपकी उगेगी। इसलिए जो फार्मर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की सीड्स डालते हैं ताकि उनको अच्छी क्वालिटी की फसल मिल पाए। क्योंकि अगर हम गंदे खराब कीड़े के द्वारा खाए गए बीजों को डालेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. ये एक्टिविटी का ना वही मतलब, जैसे कि आप घर में चावल उगाते हो, आप क्या करते हो, एक बीकर लेते हो, उसके अंदर पानी डालते हो, फिर चावल डाल देते हो। आपने 1 गिलास चावल का डाला, और उसमें से क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द जो राइस है वो तो बॉटम पर बैठ जाता है, नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ जो है थोड़े बहुत 4-5 दाने वो ऊपर आ जाते हैं। वो रीज़न ये होता है उसका कि जो नीचे बैठ जाता है वो तो अच्छी क्वालिटी के हेल्दी चावल है हमारे लिए, हम उसको खा सकते हैं। जो ऊपर आता है ना चावल, वो गंदे होते हैं, ख़राब वगैरह होते हैं, और उसके अंदर न्यूट्रिशंस नहीं होते, उसको इसलिए रिमूव कर दे जाते हैं ऊपर वाले चावलों को। तो उस तरह से सीड्स के साथ भी होते हैं। एक्टिविटी को वही कहना चाह रही है। अगर आप कणिक के दाने आपने ले लिए, चलो किसी बर्तन के अंदर पानी डाला, देखो कुछ कणिक दाने ऊपर आ जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो घटिया क्वालिटी के हैं, और अच्छी अगर उसको उगाओगे मिट्टी के अंदर, अच्छी क्रॉप आपको नहीं मिलेगी। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोस बी लाइटर और हैवियर देन दोस हु सिंक। इसका आंसर ये है कि जो सीड्स है ना हमारे, वो नीचे बैठ जाते हैं वो तो हैवी होते हैं, और जो ऊपर आ जाते हैं वो हल्की होती हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, कहते भी हल्की तो क्यों हल्की है। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट इन वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं, खराब सीड्स होती हैं, एक तो उनके अंदर छेद वगैरह भी होते हैं, इसी कारण वो हल्की हो जाती है और ऊपर तैरने लग जाती हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। क्या सबसे अच्छा तरीका कि पानी के अंदर डालो और पता कर लो कौन सी अच्छी है वेदर, कौन सी खराब है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। कहते बीज बोने से पहले हम पता चलना चाहिए कि बीजों को बोने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल टूल, यानी कि पुराने ज़माने के अंदर किसको यूज़ किया जाता था। Now let's read. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. जो पुराने ज़माने के अंदर जो यूज़ किया जाता था बीज डालने के लिए, वो होता था एक फ्यूनल की तरह होता था उसकी शेप।
द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल, जो बीज में उनको फ्यूनल के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर एक फ्यूनल है और उसके अंदर बीजों को एक मैन खड़कर डाल रहा है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, फिर वो क्या करती थी, वो बीज 2 और 3 पाइप्स के थ्रू टपती थी जिनके शार्प एंड्स होते तीखे तीखे से। दीज एंड्स प्लेस्ड इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स, फिर वो कहते वो एंड थे वो मिट्टी के अंदर होते थे और वो बीज फिर मिट्टी के अंदर चले जाते थे। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल, अभी हम पढ़ेंगे आज का मेथड। आज के मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं सीड ड्रिल को, बीजों को डालने के लिए। Nowadays the seed drill is used for growing sowing with the help of tractors। आज के ज़माने में हम सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं सोइंग को, जो कि ट्रैक्टर्स की हेल्प से, मतलब जो ट्रैक्टर से ही ज्वाइन होती है। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get converted by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor। वही बात है कि अगर इसके थ्रू करते हैं तो हमारा लेबर बचती है, टाइम बचता है, और इससे क्या होता है जो हमारे बीज है ना वो बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंस से लगते हैं और अच्छे से वो मिट्टी के अंदर चल जाते हैं ताकि वो बर्ड्स के द्वारा खाए ना, जो साफ सुथरे रहें वो। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? अभी वो जो पूछ रहे कहते हैं मैंने मेरे घर के पास, स्कूल के पास थोड़ी नर्सरी है एक, और मैंने वहाँ पर देखा कुछ प्लांट जो हैं वो बैग्स के अंदर रखे गए हैं। कहते हैं वो उसके बैग्स के अंदर क्यों रखे गए हैं, वो जो हमारा क्वेश्चन आस्क कर है। पहले इसका आंसर देती है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। अभी बताती है पहली कि कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो नर्सरी के अंदर ग्रो की, जैसे इसकी पैडी हो गया, चावल हो गया। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब ये सीडलिंग्स बन जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड्स मैन्युअली, जब ये ट्रांसप्लांट हो जाते हैं नर्सरी के अंदर फिर इनको फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन दी नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, इनको भी नर्सरी के अंदर ग्रो कर दिया जाता है। जब नर्सरी के अंदर ग्रो हो जाते हैं फिर उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड के अंदर। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। अभी एक appropriate, एक सही डिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है, यस तो जो प्लांट्स हैं उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से लगाने से होता है कि एक तो अगर हम ऐसे इकट्ठे से लगा देंगे तो उनके अंदर सनलाइट की कमी हो जाएगी, उनको अच्छे से पानी नहीं मिल पाएगा, उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो अगर हम एक प्रॉपर डिस्टेंस से उसको लगाया जाएगा तो क्या होगा, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सनलाइट मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और अगर हम ऐसे इकट्ठे झुंड में लगा देंगे ना, प्लांट्स एक तो एक दूसरे टकरा कर आते तो मर जाते हैं ऐसे। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, भी हम पढ़ेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो क्या है ना, अभी हम इस चैप्टर के अंदर सारा जितनी मैंने आपको सारे बताए थे मेथड्स जो हमने रीड किए थे ऊपर, तो वही सभी जो हमारे मेथड्स हैं अभी हम उनको ही डिटेल के अंदर रीड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रीड किया प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, फिर अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। क्योंकि सबसे पहले अगर हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल हमने कर लिया, फिर हमने पढ़ा सोइंग, अभी हम पढ़ रहे हैं एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers। कहते जो मटेरियल्स हमारी मिट्टी के अंदर डालते हैं कच्ची क्रॉप को उगाने के लिए, और वो मटेरियल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आई सो हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैं देखता हूँ कि हेल्दी क्रॉप जो फार्म के अंदर ग्रो की जाती है इन द नेबरिंग फार्म, द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। कैसे ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स अच्छे होते हैं और कुछ प्लांट्स उससे बेकार हो जाते हैं। मतलब आपने लगा लो कणक की फसल उगा दी और कुछ कणक की फसलें अच्छी हैं और कुछ परसेंट उसमें से थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट, जो सॉइल है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स देती तो है ही क्रॉप प्लांट को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में। फर्स्टली तो
जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर तो हमारे नेचुरली होते हैं, जो खाद्य पदार्थ आप कह सकते हैं, जो मैन्योर है बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आपकी मिट्टी को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये मैन्योर कभी भी आपको जो फसल को ख़राब नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम तो लगाते हैं काम करने में, ऐसे नहीं कि वो जल्दी आपकी क्रॉप अच्छे से कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, पर आपको क्रॉप को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाते। मतलब जो आपकी मिट्टी है ना, आप नेक्स्ट टाइम उसके अंदर फसल ग्रो करोगे तो ज़रूरी नहीं आपको दोबारा से मैन्योर डालना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस होती है कि अगर हम डालना है तो डाल दो। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, आपने एक बार मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर डाल दिया, आपकी ना मैन्योर से कई गुना आपको ज़्यादा जो स्पीड से जो आप क्रॉप को ग्रो करवाता है फर्टिलाइजर, उसको अच्छे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स दे देता है, फर्टिलाइजर काम करता है। लेकिन अगर आप अगली बार जब फसल को ग्रो करोगे ना, तो क्या करता है फर्टिलाइजर, मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम को फर्टिलाइजर डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी फसल जो ग्रो नहीं हो पाएगी। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants और animal waste। वो भी तो आपको बता रहे हैं कि जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो किससे बनता है, डिकम्पोजिशन से, प्लांट और एनिमल वेस्टेस की। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। द डिकम्पोज्ड मैटर इज used as organic manure. You have already learnt about vermicomposting in class 6। आपको बता रहे हैं कि क्या करते हैं फार्मर्स ना, कुछ ऐसे देखते हैं कि ये खुली जगह पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, तो वो करते हैं उसके अंदर वो एनिमल वेस्टेज होंगी, जिसकी कोई डंग हो गया किसी भी एनिमल का, वो चीज़ ले ली, कोई प्लांट वेस्टेज हो गया, उसको क्या करते हैं मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं। अभी आपको पता है मिट्टी के अंदर गाड़ दें, मिट्टी के अंदर बहुत सारे अर्थॉन्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं मिट्टी को, उस मटीरियल को डिकम्पोज कर देते हैं, एक खाद्य पदार्थ बनाते हैं। उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं मैन्योर। तो मैन्योर नेचुरली ग्रो बनता है और ये कभी हमारी फसल को हार्म नहीं पहुंचाता है। नाउ, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास शॉर्ट। ये जो है आपको क्वेश्चन इस एक्टिविटी के थ्रू पूछे गए हैं। अब हम इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम। कहते हैं आप मूंग और ग्राम सीड्स उसको जर्मिनेट कीजिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। मार्क दैम A, B and C to glass A and add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass A without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. Preparation of the experiment. Growing seedlings with manure and fertilizer. आपको वही बताएगी जो ABC एंड ली है ना, इनके अंदर मिट्टी तो सबके अंदर डाली, लेकिन इनके अंदर अलग अलग तरह के सामान को ऐड करती है। तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सामान है कि जो A था, हमारे जो A वाला वीकर, इसके अंदर क्या ऐड किया, मिट्टी के अंदर डाल दिया काऊ का डंग, मिट्टी के अंदर डाल दिया इन्होंने काऊ का भी डंग हो गया, यानी कि काऊ का गोबर हो गया। B के अंदर उन्होंने ऐड किया सॉइल मिक्स विद लिटिल यूरिया, सॉइल के अंदर डाल दिया थोड़ा सा यूरिया। C के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं डाला। Did plants in all the glasses grow at the same pace? कहते सभी की ग्रोथ क्या सेम होगी। Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth faster? अभी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि क्या सबकी ग्रोथ सेम होगी। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कि क्या किस प्लांट की ग्रोथ सबसे फास्ट होगी। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्ट होगी, किसकी ग्रोथ सबसे फास्ट होगी। आई रिपीट, फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा गया है कि क्या सबकी ग्रोथ सेम होगी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन से ग्लास के अंदर जो ग्रोथ सबसे अच्छी प्रोवाइड करेगा प्लांट को। थर्ड के अंदर पूछा गया कि इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, कौन सी ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट होगी। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अभी तो फर्टिलाइजर को पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। वैसे जो ए था ना हमारा, ए के अंदर जो ग्रोथ मीडियम होगी, मतलब सबसे ज़्यादा तो होगी बी के अंदर, क्योंकि बी के अंदर हमने डाला है यूरिया। फिर होगी ए के अंदर सेकंड नंबर पे, फिर होगी सी के अंदर, क्योंकि सी के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला मिट्टी के अंदर। तो इससे पूछेगा कि डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, तो गलत बात है।
ये नहीं आएगा, हर एक की मतलब अपनी अपनी ग्रोथ होगी, जिसको मैंने आपको बता दिया कि इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी। विच क्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसने सबसे अच्छी ग्रोथ शो की? हाँ, तो सबसे फास्टेस्ट जो ग्रोथ होगी हमारी वो बी के अंदर होंगे, इसके अंदर यूरिया हमने डाला हुआ है। अभी आपको पढ़ाएंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेन्योर, कहते किस तरह से फर्टिलाइजर मेन्योर से अलग हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर है उसको फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे फर्टिलाइजर्स के नाम हैं जो कि फैक्ट्रीज के अंदर रेडी किए जाते हैं। केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फार्मर को हेल्प करते हैं एक अच्छी फसल को ग्रो करने के लिए। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, पर अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करोगे इससे जो आपकी मिट्टी है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. तो आपको बताया गया कि जो फर्टिलाइजर्स है एक तो फैक्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं और जो फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं फार्मर्स का यूज़ करते हैं क्रॉप को उगाने के लिए, जैसे कि कनक, चावल, मेज। पर क्या करते हैं ये ना फर्टिलाइजर, अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन जाते हैं, क्योंकि एक तो ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं और एक सोर्स भी बन जाते हैं वाटर पोल्यूशन का। अगर हमें हमारी अच्छी क्रॉप को उगाना है ताकि हमारी मिट्टी ख़राब भी ना हो, अगली बारी में अच्छी रहे, तो हम उसके लिए मैन्योर्स को ऐड करना चाहिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और मेथड है रिप्लेनिशिंग करने का मिट्टी को, और वो मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमियस एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। कहते हैं अगर आपको मिट्टी को अच्छा रखना है तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा उसके अंदर एक ही तरह की फसल नहीं उगानी चाहिए, उसके अंदर बदल बदल के फसलों को ग्रो करना चाहिए। जिसकी हम बात करें हमारे नॉर्थ इंडिया के, उत्तरी भारत के, उसके अंदर क्या किया जाता है, कुछ सीजन के अंदर तो लेग्यूमिनियस प्लांट को उगा देते हैं और कुछ सीजन के अंदर वीट को ग्रो कर दिया जाता है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी को अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो जाती है। फार्मर्स आर बीइंग encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. कहते अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। These are present in the nodules of fruits of leguminous plants। ये जो प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स के नोडल्स के अंदर। They fix atmospheric nitrogen। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स करके रखते हैं। अभी ये टेबल गिवन आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में आपको समझाया गया कि असल में क्या डिफरेंस है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के अंदर। जो फर्टिलाइजर है वो तो मैन मेड इग्नोरिक साल्ट है, यानी कि जो फर्टिलाइजर वो मैन मेड होगा, वो एक इग्नोरिक साल्ट है, केमिकल है वो बेसिकली। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। लेकिन जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डिकम्पोजिशन के थ्रू बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन दी फैक्ट्री। जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, वेयर जो मैन्योर्स है वो खेतों के अंदर ही बना लिए जाते हैं। फर्टिलाइजर डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस सॉइल को देता ही नहीं है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, पर जो मैन्योर है वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को देता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो प्लांट को चाहिए होते हैं वो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम।
मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पर मैन्योर के अंदर थोड़े से प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी फर्टिलाइजर्स। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड अ मैन्योर। कहते हैं जो टेबल 1.1 आपको बता रहा है कि जो क्या डिफरेंस है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर के क्या क्या फायदे हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कि जो मैन्योर है फर्टिलाइजर से अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कहते अभी बता रहे हैं आपको क्यों होता है अच्छा। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एक तो मिट्टी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मतलब मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी सोखने में हेल्प करता है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम ईजी, सॉइल पोर्स बनाता है जिसके अंदर इजीली जो गैसेस की एक्सचेंज हो पाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को भी इंक्रीज करता है, हमारे अर्थवर्म्स वगैरह। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, मिट्टी के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। अभी हम पढ़ेंगे इरिगेशन सिस्टम के बारे में। इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये जो ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो आगे हमारे मेथड्स ऑफ मॉडर्न इरिगेशन के जो आज के ज़माने में किया जाता है। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल मेथड्स जो पढ़ेंगे जो कि पुराने ज़माने के अंदर किए जाते हैं, और वो प्रोसेस है हमारा मोट, चैन पंप, राहत एंड ढेकली। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द इरिगेशन सिस्टम। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, हर एक लिविंग बीइंग को पानी तो चाहिए रहने के लिए, वैसे फिर प्लांट्स को भी तो चाहिए ना। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पानी जो होता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट, जो पानी अब कौन अब्सॉर्ब करते हैं, प्लांट के रूट्स, प्लांट की जड़ें। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो अब्सॉर्ब, पानी के साथ साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी अब्सॉर्ब करती हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, प्लांट को 90% वाटर की जरूरत होती है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस, अगर आपकी मिट्टी सूखी है, ड्राई है, तो फिर क्या होता है आपकी सीड्स से जर्मिनेट नहीं हो पाती हैं। पर अगर आपकी मिट्टी के अंदर पानी का अमाउंट अच्छे से है, फिर आपकी सीड्स इजीली जर्मिनेट हो जाती हैं। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो पानी के अंदर भी घुल से जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम क्रॉप बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट से। इट मीन्स दैट कि पानी डालने से मिट्टी जो है उसको पानी मिल जाता है और वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, और इससे क्या होता है हमारा जो सनलाइट इतनी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है गर्मियों के सीजन के अंदर बेसिकली, तो इससे क्या होता है जो हमारी फसल है वो जलने से भी बच जाती है। अगर आप मिट्टी बिल्कुल सूखी पानी डाल तो फसल में नेचुरली तो उग भी नहीं पाएगी सूखी मिट्टी के अंदर। तो टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली, अगर आपको मिट्टी के अंदर मॉइस्चर रखने, नमी रखनी है, तो आपको रेगुलरली वाटर करना जरूरी है। अभी ये नहीं है कि आपने 1 महीने के बाद फिर डालोगे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, समय समय पर क्रॉप को पानी देने के लिए प्रोसेस को यूज़ किया जाता है और प्रोसेस होता है इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ये जो इरिगेशन सिस्टम से जो पानी है क्रॉप तो क्रॉप तक पहुंच जाता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, मिट्टी से मिट्टी तक और सीजन से सीजन तक। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, समर सीजन के अंदर ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। वाई इज इट सो, कहते क्यों होता है ऐसा। कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, क्या इसलिए होता है ये क्योंकि गर्मियों के सीजन के अंदर इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, इसीलिए होती है। क्योंकि जब गर्मी होती है तो सनलाइट की अमाउंट ज़्यादा, अगर सनलाइट की अमाउंट ज़्यादा है तो जल्दी इवेपोरेशन की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा पानी इवेपोरेट होते तो हमें पानी भी ज़्यादा डालना पड़ता है। मुझे पूछ रहा है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड, कहता है इस साल कहते मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल से सावधानी से प्लांट्स को वाटरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट समर पिछली गर्मी में जो प्लांट्स वो मर गए थे। किसके कारण मरे थे, वो मरे थे लैक ऑफ वाटर के कारण। अच्छी क्रॉप को उगाने के लिए आपको रेगुलरली वाटर करना जरूरी है। अभी हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। फर्स्टली हम रीड करेंगे सबसे पहले
ट्रेडिशनल मेथड पुराने मेथड्स थे, अब फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स। इरीगेशन के सोर्सेज हमारे वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ये जो मेथड, ये जो सोर्सेज है ना, इससे पानी लिया जाता है। कुएं हो गए, तालाब हो गए, लेक हो गए, वो रिवर्स, डैम्स। तो अभी हमारी जो वीडियो है वो 35 मिनट्स की हो गई है, डैट्स वाई आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग को, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को, इरिगेशन सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर जितना अभी तक हमने कवर कर लिया है, तो आपको अपने डाउट को कमेंट सेक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।